Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So आज लेक्चर 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग अपने छोटे से टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का। और आज की क्लास में हमें दो टॉपिक क्लियर करने हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हैं। कल आपने देखा था, हमने आपको जो सिलेबस बताया था जिसमें हमने आपको शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तक करा दिया था। यहाँ तक हो चुका है हमारा काम। आज हमें कवर करना है पॉइजन्स रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी का पूरा नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पॉइंट बी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर अंडर स्ट्रेस। एंड थर्ड है, प्रूव द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। चलिए समझिए इसको। तो आपने देखा है बच्चों कि अगर हम किसी मटेरियल रॉड को या किसी इलास्टिक बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास में कोई एक रबर का बड़ा सा बैंड है, ओके, एक चमड़े का मान लो या रबर का ले लो बेस्ट। आप इसको यदि खींचते हैं, अगर आपको बेटा इसको विद इन इलास्टिक लिमिट आप इसको खींचते हैं, तो ये बेटा कुछ दूर तक स्ट्रेस हो जाता है। बोलो, हो जाता है कि नहीं हो जाता? और इसमें क्या डेवलप हो जाती है? स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। स्ट्रेन डेवलप हो जाती है। अब ये देखिए, अब इसका जो नया स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये समझ सकते हो कि खींचने के बाद ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। यस और नो? ओके, कुछ इस तरीके से ये हो चुका है। नई वाली इसकी जो लेंथ है ये एल थी, और तो नई वाली टोटल लेंथ कितनी बन चुकी है? एल प्लस डेल्टा एल। ये नई वाली इसकी लेंथ बन चुकी है। आपको पता है कि इस स्थिति में खींचने के बाद भी जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसको वापस अपनी नेचुरल कंडीशन में स्टोर करना चाहेगा। बताइए, मतलब जिस समय आप इसको खींच रहे थे, तो आपने जैसे ही आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, वैसे ही तुरंत रिस्टोरिंग फोर्स काम करने लग गया। बोलिए, करने लग गया कि नहीं करने लग गया? वो इसलिए करने लग गया क्योंकि दो एटम के बीच की जो डिस्टेंस बढ़ रही थी, उसको वो वापस अपने कम से कम डिस्टेंस पे लाना चाह रहे थे। और रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। बताइए, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और यही काम आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बिकॉज इस खिंचे हुए मटेरियल के पास कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? इस खिंचे हुए मटेरियल के पास ठीक उतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी जितना वर्क आपने इसको खींचने में किया है। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब आप कह सकते हैं एनर्जी स्टोर इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ वर्क डन टू, क्या कहना चाहिए इसको, टू चेंज शेप और साइज, या पोलेटिक, मतलब कुछ भी आपने जो वर्क किया है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, है ना? बस इतना ही समझ लो। अब वर्क डन आपने किस में किया? उसको खींचने में किया है। तो ये एनर्जी जो है इसमें स्टोर हो जाएगी किस फॉर्म में? एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर कि नॉट क्लियर? और यही एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ रहा है, मोशन नहीं हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, और इसी चीज को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर बेटा? इसी बात को हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आइए समझते हैं इस पूरे पैटर्न को, इस पूरे डेरिवेशन को। यहां तक क्लियर बच्चों सबको? चलिए देखिए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में? व्हेन अ वायर is stretched, interatomic forces comes into play
विच अपोजेस द चेंज। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि अगर एक वायर को आप खींचते हो तो जैसे ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस थी, जब आप इसको स्ट्रेच करोगे तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। ये दोनों मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। ओके, और ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने का अपोज करते हैं, ठीक है ना, और अट्रैक्टिव फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्सेस। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस रीसेटल करना चाहता है, तो हमको क्या करेंगे, इस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट बाहर के एक्सटर्नल फोर्स से कुछ वर्क करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स वापस उसको समेटना चाह रहा है और आपको डिफॉर्म करना है। तो आप डिफॉर्म कर रहे हैं तो किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट। तो आपको वर्क करना पड़ेगा। द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यही बात मैं कह रहा था कि जो वर्क डन होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू स्ट्रेचिंग द वायर, स्ट्रेचिंग द वायर, तो वायर को खींचने में किया गया काम जो है वो किस फॉर्म में सेव हो जाएगा, वायर के अंदर, इन इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये समझिए कि जो एनर्जी स्टोर होगी वो वायर के किसी पर्टिकुलर टुकड़े में होगी कि पूरे पूरे वॉल्यूम में होगी? पूरे पूरे वॉल्यूम में, क्योंकि भाई खिंचाव तो हर जगह आएगा ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स कोई एक जगह से नहीं लगेगा, वो तो हर जगह से लगेगा। क्लियर ना? तो मतलब यहाँ जो एनर्जी स्टोर होगी, इसके ऊपर फोर्स लगा के कुछ दूरी तक खींचने पर, सपोज आपने इसको डेल्टा एक्स डिस्टेंस तक खींचा है, तो जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो एनर्जी किस में स्टोर होगी, वॉल्यूम में। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बनता है कि एनर्जी, कौन सी एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन वॉल्यूम, इन टोटल वॉल्यूम या वॉल्यूम। क्लियर बेटा? तो जो एनर्जी स्टोर होगी बेटा वो पूरे तरीके से एक वॉल्यूम में स्टोर हो जाएगी। चलिए आइए अब करते हैं डेरिवेशन इस एनर्जी का। ओके, तो देखिए कैसे है एक्सप्रेशन फॉर द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सपोज अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द वायर ऑफ लेंथ एल, इंक्रीज इट्स लेंथ बाई डेल्टा एल। तो ये मान लीजिए आपके पास ये कोई वायर है, ओके, कोई इलास्टिक वायर है आपके पास में। तो यहां पर आपने इस वायर में शुरुआत में फोर्स लगाना शुरू किया। क्लियर बेटा? यस, आपने यहाँ पे इस वायर में फोर्स लगाना शुरू किया और आपके लगाए गए फोर्स के इम्पैक्ट में ये वायर इतना लेंथ से चेंज हो जा रही है एंड दिस लेंथ इज डेल्टा एल। ओके, सो सपोज अ फोर्स एफ इज अप्लाइड, force is here, F is applied on a wire of length L, increases its length by delta L. Initially, the internal restoring force in the wire is 0. देखिए बेटा, शुरुआत में आपने जिस समय फोर्स नहीं लगाया है उस समय इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स कितना रहेगा, 0 रहेगा। धीरे धीरे बेटा आप भी एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएंगे और मान लीजिए आपका फोर्स 0 से एफ हो चुका है, तो उसका भी रिस्टोरिंग फोर्स, अगर आपका एफ तक डेवलप हुआ है तो उसका भी फोर्स कितना डेवलप होगा बेटा, एफ तक ही डेवलप होगा। क्लियर? तो यहाँ पे एवरेज फोर्स कैसे कैलकुलेट होगा, 0 से एफ तक के जाने का एवरेज फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा लोएस्ट फोर्स प्लस हाईएस्ट फोर्स बाई 2। मतलब कितना एवरेज फोर्स डेवलप हो गया, एफ बाई 2। क्लियर? सो एवरेज इंटरनल फोर्स एंड इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल, मतलब डेल्टा एल लेंथ को बढ़ाने के लिए जो एवरेज फोर्स अप्लाई होगा यहाँ पे, एवरेज इंटरनल फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज इक्वल्स टू एफ बाई 2। क्लियर? मतलब एवरेज इंटरनल फोर्स, भले ही आप एफ लगा रहे हो, बट जो इम्पैक्ट बनेगा फोर्स, कितना इम्पैक्ट बनेगा बेटा, एफ बाई 2 का। क्लियर?
एनी प्रॉब्लम? तो F/2 का यहाँ पे इम्पैक्ट बन जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि यदि आप वेरिएबल फोर्स लेते थे तो फिर आपके पास क्या बनता था वर्क डन का फॉर्मूला? तब वर्क डन का फॉर्मूला बनता था F.dx, और x की लिमिट x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू जो भी वैल्यू रहती थी x की वैल्यू करती थी, ठीक है ना, x1 से लेके x2। बट अब आप यहाँ पे फॉर्मूला में f वेरिएबल तो ले नहीं सकते हैं, है ना, यहाँ पे आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे एवरेज फोर्स ले लिया, एफ एवरेज इक्वल्स टू एफ लोअर प्लस एफ अपर बाई टू, दैट इज इक्वल्स टू 0 प्लस एफ बाई टू इक्वल्स टू एफ बाई टू। अब यहाँ पे एफ बाई टू फोर्स लेने से आप कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? सिंपल W इज इक्वल टू एफ डॉट एस वाला। क्लियर? मतलब इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्यों? ये फॉर्मूला तब लगता था जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता था। याद आया? हाँ, तो आप यहाँ पे फोर्स को कांस्टेंट मान के ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला। क्लियर? तो फोर्स ले लिया आपने। अब देखिए, नाउ वर्क डन। तो वर्क डन ऑन द वायर, तो वर्क डन ऑन द वायर, देखिए अंदर का एवरेज फोर्स कितना डेवलप हुआ? F/2। तो बाहर भी जो हमको एक्शन लगाना पड़ेगा फोर्स का कितना होगा? F/2। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो F/2 लगा करके फोर्स, एवरेज फोर्स, हमने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया है बेटा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, सो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। सो यहाँ पे हमारे पास वर्क डन पहली चीज आ चुकी है, वर्क डन इज इक्वल्स टू F/2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल। ओके, यही वर्क डन जो है हमारा, यही है इसके अंदर की स्टोर्ड एनर्जी। ओके, अब देखिए यंग मॉडुलस के फॉर्मूले पे आइए, और वहां पे देखिए, यदि देखा जाए इस फॉर्मूले को मैं लिखूं तो और क्या लिख सकता हूं? 1/2 F इंटू डेल्टा एल, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, व्हाट इज F? स्ट्रेचिंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो 1/2 मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू चेंज इन लेंथ। क्लियर बेटा? अब देखिए, अब यदि हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको चेंज करें, सो W इज इक्वल्स टू 1/2, बेटा मैंने फोर्स में एरिया का डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाई एरिया का ऊपर मल्टीप्लाई किया, बोलो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, इनटू क्या है बेटा? डेल्टा एल। डेल्टा एल ऊपर बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? ओके, सो ए इंटू डेल्टा एल, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा मान लो ये है, और इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर अगर लेंथ बेटा इतनी बढ़ जाएगी डेल्टा एल, तो आप ध्यान से देखो, चेंज इन लेंथ इनटू एरिया, वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है बेटा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्लियर? तो अगर मैं इसको एरिया ले लूं और एरिया में मैं हाइट का मल्टीप्लाई करूं, तो क्या ये वॉल्यूम बनेगा कि नहीं बनेगा? हम्म, सो क्या मेरे पास ये वाला जो पार्ट है, W इज इक्वल्स टू 1/2 फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, क्लियर है? फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इनटू क्या बनेगा बेटे? ये चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास में आ चुका है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इंटू ए इंटू डेल्टा एल, जिसको हम डेल्टा V कह सकते हैं। क्लियर? चलिए अब इधर पे आ जाइए, देखिए, सो U इक्वल्स टू F इंटू डेल्टा एल। अब आप एक चीज देखिए अच्छे से, अगर आप हाफ F/A, मतलब आपने क्या किया? A का डिवाइड किया, तो A का क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? डेल्टा एल
ऑलरेडी था आपके पास में, आपने एल का डिवाइड किया, तो आप एल का मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आपके पास क्या बन गया फॉर्मूला? हाफ फोर्स अपॉन एरिया क्या कहला गया? स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए फिर से देख लीजिए, यदि ये आपको क्लियर नहीं हुआ है तो यहां से मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखिए, हम यहां तक आ चुके थे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 फोर्स अपॉन एरिया, एक एरिया का ऊपर मल्टीप्लाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? एक यहां पे एल का ऊपर मल्टीप्लाई और एल का नीचे मल्टीप्लाई, डन। और यहां पे क्या है? डेल्टा एल। ओके बच्चों, अब ये डेल्टा एल अपॉन एल को आप साथ में ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा? वर्क डन इज इक्वल्स टू 1/2 फोर्स पर यूनिट एरिया मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ए इंटू एल, ए इंटू एल। क्लियर? अब आप जानते हैं कि एरिया इंटू लेंथ को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ओके, सो वर्क डन टू स्ट्रेचिंग द वायर इक्वल्स टू 1/2। बेटा फोर्स अपॉन एरिया को क्या बोलते हैं? क्या पढ़ा अपन ने? स्ट्रेस। डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोलते हैं? स्ट्रेन। क्या कहते हैं? स्ट्रेन। मल्टीप्लाई बाई एरिया इंटू वॉल्यूम। एरिया इंटू वॉल्यूम को क्या कहते हैं बच्चों? सॉरी, एरिया इंटू लेंथ को क्या कहते हैं बच्चों? वॉल्यूम। तो बच्चों ये जो एनर्जी आपको दिख रही है, ये एनर्जी दिख रही है कि ये एनर्जी टोटल वॉल्यूम में स्टोर हो रही है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन वॉल्यूम। एनर्जी स्टोर्ड इन गिवन वॉल्यूम। क्लियर? सो किसी तार को खींचने में उस पूरे के पूरे तार में जो एनर्जी स्टोर होती है उस पूरे को पूरे वायर में, दैट इज इक्वल्स टू टोटल स्टोर्ड एनर्जी डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/2 स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। क्लियर बेटा? अगर बच्चों यहां पे बोला जाए आपको बताना है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जब W वर्क करना पड़ता है पूरे वॉल्यूम के लिए, तो यूनिट वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे? W के नीचे वॉल्यूम के लिए आइए, इसको V को ले आइए। सो W बाई V इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। क्लियर हुआ बच्चों? दिस एनर्जी, देखो एक चीज और, एनर्जी को हम लोग किससे शो करते हैं? यू से। ठीक है ना? यू, पोटेंशियल एनर्जी को यू से शो करते हैं। सो दिस सिंबल इज आल्सो इक्वल्स टू यू। सो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? डब्ल्यू बाई वी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके लिए छोटा सा चेंज कर देते हैं बेटा, यू बार। यू बार का मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। क्लियर बेटा? तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, राइट। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वी वॉल्यूम में या टोटल वॉल्यूम में कितनी आ रही है हमारे पास में? स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम ऑफ द वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर और इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी, याद रखिएगा पर यूनिट वायर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इन लोगों ने नाम क्या दे दिया? कैपिटल यू से स्मॉल यू कर दिया। तो स्मॉल यू इक्वल टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यू के नीचे ये वॉल्यूम आ जाएगा, तो जैसे यू के नीचे ये वॉल्यूम आएगा तो इधर क्या बच जाएगा? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। सो स्मॉल यू इक्वल टू
half of stress into strain. This is energy per unit volume. ओके, नाउ तो आपने देखा कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू होती है 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। कल हमने फॉर्मूले डिराइव करे, किसका फॉर्मूला डिराइव किया? यंग मॉडुलस का। तो किसी वायर के लिए यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो अब यदि यहां से मैं स्ट्रेस को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मैं क्या निकाल सकता हूं? स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या निकलेगा? यंग मॉडुलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। सो यू बार या स्मॉल यू कह लो इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल्स टू हाफ ऑफ। अब आपके पास में क्या था? स्ट्रेस था। तो स्ट्रेस की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? आप यहां पे पुट कर सकते हैं यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, एंड अगेन एक स्ट्रेन और है आपके पास में, बोलिए है कि नहीं है? तो ये बन जाएगा 1/2 गामा या वाई कह लीजिए स्ट्रेन का स्क्वायर, यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये भी हो गई हमारी क्या? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको आप यू बार भी बोल सकते हैं या आप इसे स्मॉल यू भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक नाम मैंने आपको और बताया, इसे आप एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यस, एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। अभी देखिए आपने किसको एलिमिनेट किया है? आपने स्ट्रेस को एलिमिनेट किया है। आप स्ट्रेन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यदि आप यहां से स्ट्रेन की वैल्यू निकालना चाहें तो स्ट्रेन ऊपर जाएगा और गामा नीचे आएगा। तो स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन गामा, स्ट्रेस अपॉन गामा। तो आपके पास फॉर्मूला फिर से कितना बनेगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू था कितना? हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की जगह इस बार आप क्या रखने वाले हैं? स्ट्रेस बाई गामा। तो 1/2 स्ट्रेस तो ऐसा ही रहेगा, और स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस डिवाइड बाई गामा कहो, वाई कहो, यंग मॉडुलस। सो आंसर कितना आ गया? 1/2y इक्वल टू कहां दिखेगा बच्चों? 1/2y इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर, 1/2y इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर। क्लियर? तो ये देखिए, ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। अगर आप स्ट्रेन के टर्म्स में बात करते हैं तो 1/2 इंटू यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, और अगर आप स्ट्रेस के टर्म में बात करेंगे तो 1/2y इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। क्लियर? चलिए अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो को पढ़ने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि मान लीजिए आपके पास में कोई रबर है या कोई च्युइंगम है। अगर आप मुझे बताइए इस च्युइंगम को, ये एक च्युइंगम की पट्टी है, बबल गम, ठीक है ना, इस तरीके की कोई पट्टी रखी हुई है। अब च्युइंगम मैं बोल देता हूं, मगर असल में आपको यहाँ पे कोई मेटेलिक स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, अब यदि आपने इसमें एक जोरदार फोर्स लगाया तो इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा? ये नीचे की तरफ खींचेगा बच्चों कि नहीं खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। अब यदि नीचे की तरफ ये खींचेगा, मतलब इसका मटेरियल शिफ्ट होकर के अगर आगे की तरफ आएगा, तो जैसे किसी मोटे तगड़े बच्चे की लंबाई बढ़ती है, तो आपने देखा होगा कि अगर ये लॉन्गिट्यूडिनली बढ़ेगा तो इसका मोटापा कम होना शुरू हो जाता है, मतलब इधर से ये पतला होना शुरू हो जाएगा। यस और नो? होता है कि नहीं होता? जैसे आप किसी च्युइंगम को खींचो, तो अगर लेंथ वाइज वो बढ़ेगा तो एरिया वाइज पतला होना शुरू हो जाता है। यस कि नो? क्लियर कि नॉट क्लियर? तो देखिए दो तरीके की यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हुई हैं। एक लेंथ में चेंज आया है, लेंथ में कितना चेंज आया है? डेल्टा एल।
ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, स्मॉल एल, ठीक है ना, स्मॉल एल ले लीजिए। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो यहाँ पे दो तरीके की स्ट्रेन डेवलप हुई है। पहली जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मतलब लेंथ के अक्रॉस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला कितना है बेटा, डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर कि नॉट क्लियर? दूसरी स्ट्रेन कौन सी है? दूसरी स्ट्रेन, शुरुआत में जब ये मोटा तगड़ा था तो बेटा इसका डायमीटर था कैपिटल डी, यस और नो। मगर जब इसे खींचा गया तो ये थोड़ा दुबला हो गया, और इसमें डायमीटर में कितना चेंज आ चुका है बेटा, इसके डायमीटर में जो चेंज आया है, टोटल मिलाकर के वो चेंज आया है डेल्टा डी, राइट। मतलब दोनों तरफ से ये जो दुबला हो गया है, इसमें डेल्टा डी चेंज आया है। तो इसे जब आप लेंथ के अलोंग चलते हैं तो उसे लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं, मगर आप किसी मटेरियल के अक्रॉस ट्रेवल करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो दूसरी जो स्ट्रेन होगी उसका नाम होगा ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ट्रांसवर्सल स्ट्रेन कह लें या आप उसे लेटरल स्ट्रेन कह लें, ठीक ना। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेटरल स्ट्रेन का वर्ड यहाँ पे यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते बताइए? तो यहाँ पे आ जाएगा जो दूसरे टाइप का स्ट्रेन है, आप किसी को खींच रहे हो तो ऊपर से खींचेगा, मगर इसका ये इधर से ये दुबला होता जाएगा। तो दूसरी जो स्ट्रेन है दैट इज लेटरल स्ट्रेन। सो लेटरल स्ट्रेन कितना है, इज इक्वल्स टू डेल्टा चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? चेंज इन डायमीटर, जी हाँ, क्योंकि जो इसकी थिकनेस है वो डायमीटर से तय होगी ना बेटा, यस और नो। मतलब कि एक चीज ये देखिए कि अगर ये चीज शुरू में डी डायमीटर की थी और इसमें अगर डेल्टा डी का चेंज हो गया, तो जो नई डायमीटर मटेरियल की बचेगी वो कितनी बचेगी, डी माइनस डेल्टा डी, यस और नो। क्योंकि भाई ओरिजिनली वो डी डायमीटर का था और उसमें से डेल्टा डी कम हो गया, तो न्यू डायमीटर कितना बचेगा, डी माइनस डेल्टा डी, राइट। और बच्चों ये देखो कि लेटरल स्ट्रेन जो है उसमें चेंज इन डायमीटर कम हो रहा है, लेंथ तो बढ़ रही है, तो लेंथ का सिंबल तो प्लस है, मगर डेल्टा डी का सिंबल क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि लेटरली इसकी वैल्यू कम हो रही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो अब हम डिफाइन करने वाले हैं पॉइजंस रेशियो। तो यहाँ पे पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला है, ओके, पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला की स्पेलिंग याद रखिएगा, जहर वाला पॉइजन नहीं है ये, पी ओ आई डबल एस आई ओ एन एस। सो पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहले आपने कौन सी स्ट्रेन पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आपको नीचे रखना है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन नीचे रहेगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायग्राम में भी कहाँ डेवलप हो रही है, नीचे, इसलिए वो नीचे रहेगा। ऊपर क्या डेवलप हो रही है, ट्रांसवर्स स्ट्रेन या लेटरल स्ट्रेन, तो ऊपर आएगा आपके पास में लेटरल स्ट्रेन। क्लियर? फॉर्मूले की यदि बात की जाए बेटा, तो इसे किससे शो करते हैं, सिग्मा से। किससे शो करेंगे, सिग्मा। सो सिग्मा इज इक्वल्स टू, लेटरल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या बताया आपको, डेल्टा डी अपॉन स्मॉल डी। क्या बोल गए भाई साहब बच्चे लोगों, डेल्टा डी बाई डेल्टा, अरे लिमिट यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, माइनस डेल्टा डी अपॉन डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। क्लियर? एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। गुड। और यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर दें, डेल्टा एल बाई एल पुट करने के बाद तो आप देखेंगे माइनस डेल्टा डी अपॉन डी इन टू एल सबसे ऊपर और यहाँ पे डेल्टा एल। सो मोर क्लियरली आई कैन राइट फॉर्मूला माइनस एल बाई डी डेल्टा डी बाई डेल्टा एल। तो ये है पॉइजंस रेशियो का फॉर्मूला। सो सिग्मा इक्वल्स टू माइनस एल अपॉन ओरिजिनल डायमीटर into change in diameter divided by change in length। क्लियर? और ये रेशियो है स्ट्रेन का,
तो स्ट्रेन ऊपर भी नो यूनिट, नीचे भी नो यूनिट, इसलिए पॉइजन्स रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है और इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। मतलब यदि इससे आपके डायमेंशन पूछी जाए m0 l0 t0, इट हैविंग नो डायमेंशन। क्लियर? नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि अगर आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ाओगे तो लेटरल स्ट्रेन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। मतलब दोनों का अपोजिट नेचर है। अगर किसी की लंबाई बढ़ेगी तो विड्थ वाइज वो पतला होता जाएगा। समझ में आया? किसी भी मटेरियल को, च्युइंगम को भी आप खींचेंगे तो लंबा जितना होता जाएगा वो मोटे से उधर पतला होता जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। तो ये माइनस साइन यहाँ पे बता रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आपका ये चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक ना? अब आपका टॉपिक हम पूरा कर चुके हैं। अब बचे हैं केवल न्यूमेरिकल इस चैप्टर के। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल एंड छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको करने हैं। चलिए तो आइए अब हम प्रैक्टिस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे।